शैलेश जी, वही बात जो आप कह रहे थे, कोई असर नहीं पड़ेगा आपके हिसाब से ज्यादा नेशनल लीडरशिप या नेशनल पार्टीज पर। शाहनवाज हुसैन की बातों से बिल्कुल साफ है, अगर कांग्रेस हारी तो बीजेपी ये दिखाने की कोशिश करेगी कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ बीजेपी ने एक और कदम बढ़ा दिया। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस एक बार फिर से हार गई है, यानी नरेंद्र मोदी के सामने पीपीपी हो गई, पीपीपी हो गई है, पंजाब पुदुचेरी पार्टी और परिवार। कुर्बान अली साहब जी, अगर वाकई ऐसा होता है, बीजेपी ये दिखाने की कोशिश करेगी कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के सामने कहीं नहीं टिकते, और यही मैसेज वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में ले जाए। शुरुआत में आपके साथ डिस्कस कर रहे थे कि मैसेज तो ये जाएगा, और मैं शैलेश जी से थोड़ा सा इस मामले में सहमत नहीं हूं कि इस चुनाव के नतीजे राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित नहीं करेंगे क्योंकि एक साल जो है वो अब चुनावी मोड आ गया है लोकसभा का, और उससे बचा नहीं जा सकता। अपोजिशन की भी जो यूनिटी होनी है वो इस चुनाव के बाद तय करेगी कि किस तरफ जाएगी। क्या वो अपोजिशन, वो नॉन बीजेपी पार्टियां, नॉन कांग्रेस पार्टियां कांग्रेस की लीडरशिप को मानने के लिए तैयार होंगी? यानी सीधे सीधे ब्रांड राहुल जी, इस पर सीधे सीधे असर पड़ेगा, सिर्फ देश में वोटरों में नहीं, बल्कि सुकेश, जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके अंदर भी एक मैसेज जाएगा कि वाकई ब्रांड राहुल को लोग बाय कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, उस पर भरोसा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। देखिए, इस प्रचार में राहुल गांधी ने एक और अहम बात कही है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री अगर कांग्रेस के पास नंबर आते हैं तो वो प्रधानमंत्री बोले व्हाई नॉट। तो ये एक इसको दो तरीके से देखिए आप। एक तो जो वो रिलक्टेंस है, तो लोग कहेंगे कि वो रिलक्टेंट पॉलिटिशियन की अपनी जो उनकी छवि बनी हुई है उससे बाहर आना चाहते हैं। दूसरा, वो जो विपक्ष की जो प्लेस है वो ऑक्युपाई करना चाहते हैं कि कोई दूसरा न कर ले। भैया ऐसा है कि असल विपक्ष हम हैं, कोई तृणमूल कांग्रेस विपक्ष नहीं है, ममता बनर्जी विपक्ष नहीं है, अखिलेश यादव विपक्ष नहीं हो सकते, वो किसी प्रदेश की राजनीति कर सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर केंद्रीय राजनीति की धुरी वही रहेंगे विपक्ष में। बिल्कुल, ये प्रियम्प्ट भी करना था। ये कर्नाटक का चुनाव, और अभी हम थोड़े दिन में चर्चा करेंगे कैराना में भी उपचुनाव है, और 2 उपचुनाव उत्तर प्रदेश में जीतने के बाद कैराना का उपचुनाव है। अगर वहां भी मनमाफिक नतीजे होते हैं, अगर बसपा, कांग्रेस और सपा सब मिलकर वहां चुनाव लड़ रहे हैं आरएलडी, तो बिल्कुल तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट ये होगा कि कर्नाटक के चुनाव के नतीजे क्या कहते हैं, और उसके बाद अगर कैराना का नतीजा वैसा आता है तो फिर एक नरेंद्र मोदी को रीथिंक करने की जरूरत होगी, जिसमें मैं बार बार कह रहा हूं कि उन्होंने करना शुरू कर दिया है। 2019 कितना इंपॉर्टेंट है कि स्मृति ईरानी को उन्होंने आईएनबी मिनिस्ट्री पद से छुट्टी कर दी, क्योंकि ऐसा लग रहा था उनको कि शायद कन्फ्रंटेशन मोड लेती है, वो एक मोर डोसाइल वो सामने लेकर आए, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टूल की तरह आईएनबी मिनिस्ट्री का इस्तेमाल करना है। तो 2019 की मोड में सरकार आ चुकी है, ये समझना पड़ेगा। एक सेकंड, चले जी। मैं ये बहुत साफ करना चाहता हूँ कि ये एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि 2019 का जो चुनाव है वो। चलो जी, एक सेकंड बस। 8 बज चुके हैं, ठीक 8 बज रहे हैं आपकी घड़ी में इस समय, और वोटों की गिनती कर्नाटक में शुरू हो चुकी है, न्यू हो चुकी है। न्यूज 24 पर आज सुबह मंगलवार 15 मई कर्नाटक विधानसभा चुनाव में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है, और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए 10-15 मिनट के अंदर ही पहला रुझान आपकी टीवी स्क्रीन पर आ जाएगा। कहीं मत जाइए, रिमोट को हाथ भी मत लगाइएगा। 222 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हुई है, और गिनती जब शुरू होगी तो आप बस एक आंकड़ा ध्यान में रखिएगा, 113 का, बल्कि 112 जादुई आंकड़ा है कर्नाटक में सरकार बनाने के लिए। एग्जिट पोल कह रहे हैं कि ज्यादातर एग्जिट पोल ये कह रहे हैं बीजेपी आगे रहेगी, लेकिन हंग असेंबली यानी त्रिशंकु विधानसभा की संभावनाएं ज्यादा है। खैर, एग्जिट पोल की बात पुरानी हो गई, थोड़ी देर में पता लग जाएगा कि स्थिति क्या है, वाकई लोगों ने वोट किसको दिया है। अब देखते ये है कि रुझान पहला कितनी देर में आपकी टीवी स्क्रीन पर आएगा। चलिए, मैं ये कह रहा था कि 2019 का जो चुनाव है वो राहुल वर्सेस मोदी है ही नहीं। राहुल उस चुनाव में कहीं सेंट्रल फिगर नहीं होंगे। ये जो चुनाव होने जा रहा है, बंगाल में चुनाव होगा ममता वर्सेस मोदी, बिहार में लालू वर्सेस मोदी, इसी तरह से उत्तर प्रदेश में अखिलेश मायावती वर्सेस मोदी। इसलिए राहुल राहुल कह के एक भ्रम फैलाया जा रहा है। हो सकता है कांग्रेस बड़ी पार्टी के रूप में आए, लेकिन ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं ये लड़ेंगी बीजेपी से, और इनकी ताकत जो है वो बढ़ने वाली है। शैलेश जी, ये तो वहीं लड़ेंगी ना जहां जहां वो मजबूत है, जहां मजबूत है। कांग्रेस जैसी स्थिति तो कहीं नहीं, किसी भी पार्टी की नहीं है। उन राज्यों में ऊपर से नीचे और दाएं से बाएं पूरा उन राज्यों में देखिए, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, यहाँ कांग्रेस लड़ाई में होगी, लेकिन अगर महाराष्ट्र जाएंगे तो शरद पवार वहां लड़ाई में होंगे। इसी तरह से जो दक्षिण में जाएंगे तो तमिलनाडु में जो 2 वहां की डीएमके और एआईडीएमके जो पार्टियां हैं वो लड़ाई में होंगी। ये भ्रम इसलिए फैलाया जा रहा है कि लोग
लोगों को बिल्कुल लगे कि मोदी के मुकाबले राहुल कुछ नहीं है, लेकिन राहुल उस चुनाव में मेरे हिसाब से वैसे भी कुछ। अच्छा, मेरा रुझान आ गया हमारे पास। देखिए, वोटिंग काउंटिंग शुरू होते ही शुरुआती रुझान, कांग्रेस 6 सीटों पर आगे निकल गई है, बीजेपी 4 सीटों पर और जेडीएस भी 4 सीटों पर आगे है, यानी कुल 14 सीटों के रुझान कर्नाटक विधानसभा से हमारे पास आ गए हैं। न्यूज 24 पर हमारे साथ ही रहिए। सबसे तेज, जैसा हमने पहले कहा था, और सबसे सटीक रुझान न्यूज 24 पर ही मिलेंगे। रुझान होंगे जी, ये बैलेट के होंगे, ईवीएम के नहीं। हाँ, जाहिर है। जब शुरू में सबसे पहले पोस्टल बैलेट ही खोला जाता है। 6 कांग्रेस, 4 बीजेपी और 4 जेडीएस। दिलचस्प आंकड़ा है, क्योंकि देख लीजिए, कांग्रेस को 6 में से 2 एग्जिट पोल सबसे बड़ी पार्टी बता रहे थे, जबकि 4 एग्जिट पोल बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बता रहे थे। अब ऐसे में देखिए, 14 शुरू में रुझान हमें मिले हैं, 6 में कांग्रेस आगे है, 4 में बीजेपी और 4 में जेडीएस। ये कहां से हैं अब ये कहना मुश्किल है, लेकिन जब उसके डिटेल मिलेंगे वो भी हम आपको देंगे। फिलहाल जैसे हम राहुल गांधी के ऊपर बात कर रहे थे, नवीन कुमार, अगर कांग्रेस जीती, राहुल गांधी का प्रधानमंत्री पद पर दावा मजबूत हो जाएगा? नवीन, मुझे लगता है कि आप जैसे कह रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहते, क्यों नहीं विपक्ष के नेता की भूमिका अदा करते कुछ समय में? दिखाएं अपनी काबिलियत। अभी तो उन्हीं के, आप विपक्ष का नेता बनाना नहीं बनना उनके हाथ में है ना। उस दिन दिखाएं विपक्ष में सकारात्मक भूमिका अपनी अदा करके। हम तो 22 वर्ष गुजरात में सरकार चलाने के बाद भी सेमीफाइनल की परीक्षा दे रहे हैं साहब। हम तो लगातार जब से 2014 से केंद्र में सरकार आई नरेंद्र भाई मोदी की, तब से परीक्षा ही दे रही है, और हर बार लगातार सेमीफाइनल, फाइनल, सेमीफाइनल उसी के लड़ते आ रहे हैं और जीतते भी आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि चुनाव नहीं जीते हैं। त्रिपुरा जैसे शहर, राज्य के अंदर भाजपा की सरकार है, क्या कभी सोच नहीं सकते थे? चीज जोड़ना चाहूंगा, हम लोग राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, लेकिन एक चर्चा बीजेपी की भी तरफ से मुझे सुनने को मिल रही है कि अगर बीजेपी चुनाव हारती है तो शायद नरेंद्र मोदी को भी हटाने की बात की जा रही है, नितिन गडकरी का नाम लिया जा रहा है, तो उस एंगल को भी हमें। 10 पर कांग्रेस आगे निकल गई है। देखिए, रुझान बहुत तेजी से फिलहाल बदल रहे हैं। 10 सीटों पर कांग्रेस आगे, 4 पर बीजेपी आगे, 4 पर जेडीएस आगे। कितनी तेजी से आपकी टीवी स्क्रीन पर यह आंकड़ा बदल रहा है और आगे भी बदलेगा, इसीलिए कहीं और मत जाइए। न्यूज 24 सबसे सटीक, सबसे तेज कर्नाटक विधानसभा चुनाव के रुझान आपको दे रहा है। गीता भट्ट, मैं देख रहा हूं आप सुबह से मुस्कुराती हुई आई हैं, और नवीन तो अभी भी मुस्कुरा रहे हैं। जाहिर है उम्मीद इनको यही होगी, अभी भी बीजेपी आगे निकलेगी। लेकिन देखिए, मुस्कुराते रहना चाहिए। लेकिन चाहे चुनावी रिजल्ट जो भी आए, लेकिन एक बात मैं मानती हूँ, यहाँ बहुत देर से कहने की कोशिश कर रही हूँ कि राजनीति में एक साल एक बहुत बड़ा लंबा समय, 2019 के लिए हम अभी से बात करने लग रही है। एक क्रिस्टल बॉल ग्लेजिंग का वो चल रहा है, समा बन रहा है, तो एक साल एक तो बहुत लंबा समय है। दूसरी बात की जो 1.5 दर्जन से ज्यादा चुनाव हारने के बाद भी राहुल गांधी जी को इतनी मेहनत से जो है इस तरह से, एक तरह से उन्हें पुश करने की कोशिश की जा रही है कि उनको एक नेशनल लीडर का उनको जो है इम्पोर्टेंस देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये बात भी आप ध्यान में रखिए कि जैसा कि शैलेश जी ने कहा, उनकी बात से मैं एग्री करूंगी। 14 कांग्रेस की 14 हो गई है, 14 और 6, 20, 24 सीटों के रुझान हमारे पास आ गए हैं। कांग्रेस 14 सीटों पर आगे निकल गई है, बीजेपी 6 पर आगे है और जेडीएस 4 पर ही रुकी हुई है। फिर से आपको बता दें, शुरू में पोस्टल बैलेट सबसे पहले खोले जाते हैं और शुरुआती रुझान उसी के हैं, लेकिन ईवीएम जब खुलेगी तब तो और तेजी से यह आंकड़ा बदलेगा। कांग्रेस ने फिलहाल शुरू में लीड बना ली है, 14 सीटों पर कांग्रेस आगे, 16 कांग्रेस 16 हो गया है। देख रहे आंकड़ा कैसे बहुत तेजी से बदल रहा है। 16 बीजेपी से बहुत आगे कांग्रेस फिलहाल शुरुआती रुझान में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में। 16 कांग्रेस, 6 बीजेपी, 4 जेडीएस। अगर इसी तरह रहता है, हालांकि बहुत जल्दी है, अगर इसी तरह रहता है फिर तो बीजेपी और जेडीएस देखते रह जाएंगे। गीता भट्ट, आप कुछ कह रही थी? नहीं, मैं यही बात कह रही थी कि जो बाकी जो रीजनल पार्टीज हैं, उनके जैसे तृणमूल कांग्रेस से ममता बनर्जी हैं, केसीआर राव हैं, ये जो अगर कोई थर्ड फ्रंट की बात आ रही है, जब आपस में जब नेतृत्व की बात आई 18 तो आपस में, एक सेकंड, कांग्रेस 18 हो गई है। ये तो राहुल गांधी कांग्रेस, एक सेकंड गीता भट्ट, कांग्रेस 18 सीटों पर आगे निकल गई है, बीजेपी 8 और जेडीएस 7। देखिए कितनी तेजी से ये रुझान न्यूज 24 की स्क्रीन पर बदल रहे हैं। कर्नाटक 33 सीटों के रुझान हमारे पास आ गए हैं 222 में से, 8 में बीजेपी आगे है, कांग्रेस 18, 10 सीटों का डबल से भी ज्यादा डिफरेंस आ गया है। जेडीएस 7 पर आगे है, कांग्रेस 18 सीटों के साथ फिलहाल शुरुआती रुझानों में सबसे आगे, बीजेपी दूसरे नंबर पर और जेडीएस क्लोज थर्ड 7 पर। लेकिन फिर से बता दें, ये शुरू में पोस्टल बैलेट के रुझान हो सकते हैं।
अभी ये बहुत तेजी से बदल भी सकते हैं। जब ईवीएम के रुझान आने शुरू होंगे तब देखते हैं क्या होता है। लेकिन सुकेश, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं, या आपको लग रहा है कि इसमें भी कुछ है रीड करने को? कांग्रेस 18 शुरुआती रुझान, इसमें बहुत बीजेपी 8, जेडीएस 7। 5-7 मिनट पहले ये मतगणना शुरू हुई है, तो जैसा आप बता रहे हैं पोस्टल बैलेट ही है, और मुझे लगता है 9 बजे तक हम कुछ कहने की स्थिति में होंगे कि ट्रेंड क्या हो रहा है। हाँ। 9 बजे के पहले जो भी है, हाँ, उसे फेस वैल्यू पे लीजिए, लेट्स होल्ड आवर हॉर्सेस। ये कई बार अति उत्साह में आदमी गलत भी हो जाता है। और हम बता दें कि ये बिहार ने एक बार साबित किया था, बाकी चुनाव में भी ऐसा हुआ है कि जिसको हम बहुत आगे दिखाते हैं और वो बाद में धीरे धीरे पीछे हो जाता है। ठीक है, चलिए, जल्दी है लेकिन प्रेमचंद मिश्रा आ गए हैं। नमस्कार प्रेमचंद मिश्रा जी, गुड मॉर्निंग। 8:07 हुए हैं, सुन पा रहे हैं मुझे आप? हाँ, मैं सुन रहा हूं आप जी। 18 सीटों पर आप आगे हैं। अभी जो 33 सीटों के रुझान हमारे पास हैं, 18 में आप आगे हैं, 8 में बीजेपी, 7 में जेडीएस। अगर आप जीते तो किसकी जीत होगी ये, प्रेमचंद मिश्रा? ये कर्नाटक के जनता की जीत होगी, कर्नाटक के कार्यकर्ताओं के परिश्रम की जीत होगी, सिद्धरमैया जी के नेतृत्व की जीत होगी और राहुल गांधी जी के मार्गदर्शन की जीत होगी। मतलब मिलीजुली जीत होगी। मुझे लगा सबसे पहले आप राहुल गांधी का नाम लेंगे या फिर सिद्धरमैया का नाम लेंगे। सबसे आखिर में आपने राहुल गांधी का नाम लिया। बीजेपी 10 हो गई, कांग्रेस 18, बीजेपी 10, जेडीएस 7। देखिए, ये कर्नाटक विधानसभा चुनाव के रुझान बहुत तेजी से आपकी टीवी स्क्रीन पर बदल रहे हैं। 35 से 38, कांग्रेस 18, बीजेपी 13, यानी बीजेपी अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच अब सिर्फ 5 सीटों का फर्क रह गया है। 38 सीटों के रुझान हमारे पास हैं। 18 में कांग्रेस आगे, 13 पर बीजेपी आगे, और जेडीएस अभी भी 7 पर ही रुकी हुई है। यानी बीजेपी अब धीरे धीरे प्रेमचंद मिश्रा आपके करीब आती जा रही है। नहीं, हमारे करीब वो नहीं आ पाएंगे। कर्नाटक में उनकी दाल नहीं गलने वाली है। कर्नाटक की जनता ने पूरा भरोसा और समर्थन हमें दिया है। और ठीक कहा सुकेश जी ने, अभी 1-2 घंटा रुक जाइए तो स्थिति और भी स्पष्ट हो जाएगी। कोई कारण नहीं है जिससे भारतीय जनता पार्टी को लोग कर्नाटक में सत्ता में लाएं। ठीक है प्रेमचंद मिश्रा, हम थोड़ी देर पहले सवाल ये पूछ रहे थे, अगर आप जीते तो क्या राहुल गांधी का प्रधानमंत्री पद का दावा मजबूत हो जाएगा? देखिए, निश्चित तौर पे कर्नाटक के चुनाव परिणाम का असर देशव्यापी होगा और आने वाले समय में जब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव होंगे, निश्चित रूप से जहां हम ऑलरेडी बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन पहले से हैं, तो एक हवा जो मोदी जी बनाते रहते हैं प्रचारों के द्वारा और जो उनके एक अपना तरीका है कैंपेनिंग के द्वारा, वो अपने आप में विराम लग जाएगा और देश की जनता बड़ी तेजी से कांग्रेस की तरफ बढ़ रही है। लोगों का ये मानना है ये सरकार जो दिल्ली में है पिछले 4 सालों से, इसने जनता के हितों में न कुछ करते हुए ठीक है किया है, विदेश के दौरे हुए हैं। ठीक है प्रेमचंद जी एक सेकंड, ठीक है। अब तो लोग बेचैन है कि येदियुरप्पा आगे चल रहे हैं अपनी सीट से। फिलहाल खबर ये आ रही है शिकारीपुरा से, येदियुरप्पा बीजेपी के सीएम उम्मीदवार और पूर्व मुख्यमंत्री आगे चल रहे हैं। फिलहाल 18 सीटों पर कांग्रेस आगे है, बीजेपी 13 पर आगे है और जेडीएस 7 पर आगे है। और येदियुरप्पा जो कि 17 तारीख को शपथ लेने का वादा कर चुके हैं, वो भी शिकारीपुरा से आगे चल रहे हैं। कुल 222 सीटें हैं, इसीलिए बहुमत का आंकड़ा 112 का रहेगा कर्नाटक विधानसभा में। और शुरुआती रुझानों में 8 बजे ये काउंटिंग शुरू हुई है। शुरुआती रुझानों में बीजेपी अभी भी 13 सीटों के साथ कांग्रेस से पीछे है। कांग्रेस 18 सीटें लेकर सबसे आगे चल रही है। बीजेपी के लिए अच्छी खबर लेकिन यह है कि येदियुरप्पा अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। येदियुरप्पा की ट्रेडिशनल सीट है, उनकी ट्रेडिशनल सीट है। वो पहले भी चुनाव लड़ते रहे हैं। पिछली बार जब वो बीजेपी में नहीं थे, बीजेपी से बाहर थे, उन्होंने केजेपी एक पार्टी बनाई थी और केजेपी ने ही बंटाघाट किया था। 20 बीजेपी 15 करीब, कांग्रेस 20 बीजेपी 15 और जेडीएस 9, करीब 10% वोट येदियुरप्पा की पार्टी ने बीजेपी का काटा था। और हालत ये हो गई थी कि बीजेपी 40 सीट पे आ गई। बीजेपी और जेडीएस दोनों 40-40 सीटें थी। और जहां तक मुझे याद है, चूंकि मैं वहां था, तो जेडीएस के वोट परसेंटेज जो थी वो बीजेपी से ज्यादा थी। नवीन कुमार 15 सीटों पर अटके हैं आप, कांग्रेस 20 पर चली गई है। बादामी से सिद्धरमैया आगे चल रहे हैं। फिलहाल बादामी से सिद्धरमैया आगे, शिकारीपुरा से येदियुरप्पा आगे, बादामी से सिद्धरमैया आगे। बीजेपी 15, कांग्रेस आगे चल रही है 20 सीटों के साथ
और जेडीएस 9। नवीन कुमार, बदामी में पूरी ताकत लगाई है बीजेपी ने, श्री रामुलू को उतारा है। हाँ, जैसे मानक भाई बहुत तेजी से कांग्रेस आपने पहले बैलेट बॉक्स खुलने से पहले ही कांग्रेस आगे बढ़ गई थी, उसी प्रकार से वेग से नीचे भी आने वाली है। इसमें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, आप देखते जाइए। अभी आपने कहा कि कर्नाटका में अगर कांग्रेस 22 बचा कांग्रेस 22 बीजेपी 18 कांग्रेस 22 बीजेपी 18 49 सीटों के रुझान आगे जेडीएस 9 पर है। 22 18 9 बीजेपी कांग्रेस से ऐसा लग रहा है जो पीछे थी अब धीरे धीरे फर्क कम हो रहा है, लेकिन अभी भी बीजेपी दूसरे नंबर की पार्टी है। कांग्रेस अभी भी 22 सीटों के साथ सबसे आगे, 22 कांग्रेस 18 बीजेपी और जेडीएस 9। प्रेमचंद मिश्रा, क्या आपको भी इसी कड़े मुकाबले की उम्मीद थी जो फिलहाल दिखाई दे रहा है? नहीं, हमें इस बात की पूरी उम्मीद है कि हम पूर्ण बहुमत से फिर सत्ता में आएंगे। अब 10-20 सीट के आगे पीछे होना कोई मायने नहीं रखता। पिछला चुनाव में भी हमें 36% वोट मिला था, लेकिन लोकसभा के चुनाव जो हुए 14 में, तो हमारा वोट परसेंट बढ़ के 40 हुआ। तो कहीं न कहीं हमारी गवर्नमेंट वहाँ काम कर रही है, तभी तो मेरा वोट शेयर बढ़ता रहा। जेडीएस 11 कोई एक कारण है, जैसे मैंने कहा ना आपको मानिए, कोई एक कारण नहीं है कि कांग्रेस सत्ता में वहाँ दोबारा ना है। जनता जेडीएस 11 जेडीएस की 11 हो गई है। कांग्रेस 22 बीजेपी 18 जेडीएस 11। प्रेमचंद मिश्रा कह रहे हैं पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। नवीन कुमार कह रहे हैं अभी देखते जाइए, बीजेपी कांग्रेस से आगे निकल जाएगी। पिछली विधानसभा में, पिछले चुनाव में जो 2013 में हुए थे, कांग्रेस ने 122 सीटें जीती थी, 36% से ज्यादा वोट लिया था। बीजेपी और जेडीएस 40-40 पर अटक गई थी 20% वोट के साथ, और अन्य को 22 सीटें मिली थी 23% वोट के साथ। इसीलिए इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों इस उम्मीद में हैं कि पूर्ण बहुमत मिल जाए और जेडीएस की जरूरत ही ना पड़े। ये देखिए, एचडी कुमारस्वामी रामनगर सीट से आगे चल रहे हैं, यानी मुख्यमंत्री पद के तीनों उम्मीदवार अपनी अपनी सीटों पर आगे चल रहे हैं। बादामी से सिद्धरामैया आगे चल रहे हैं, शिकारीपुरा से येदियुरप्पा आगे हैं, और रामनगर से एचडी कुमारस्वामी आगे चल रहे हैं। 22 कांग्रेस 18 बीजेपी और जेडीएस 11। अभी भी प्रेमचंद मिश्रा, आप 22, अब आप 28 हो गए। कांग्रेस 28 बीजेपी 23 जेडीएस 12। बहुत तेजी से बीजेपी कांग्रेस को पकड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन पकड़ नहीं पा रही है अभी भी। प्रेमचंद मिश्रा, मैं ये कह रहा हूं आपकी 28 भी है, तब भी बीजेपी की 23 और जेडीएस की 12 मिलकर आपसे आगे निकल जाती हैं। आपको इस बात का शक तो नहीं है कि जेडीएस बीजेपी के साथ चली जाएगी? देखिए, जेडीएस ने पूरे कैंपेन में कभी कांग्रेस की आलोचना नहीं की है, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही बोलते रहे। तो कोई कारण नहीं है कि जेडीएस किसी परिस्थिति में वहां चला जाए। जेडीएस एक सेक्युलर मिजाज की पार्टी है, और आप चुनाव परिणाम की प्रतीक्षा करें, हमें अपने आप बहुमत मिलेगा, और जिसके लिए हम पूरी तरह से निश्चित हैं। और आप चुनाव परिणामों की प्रतीक्षा करें, 1.5 घंटा और देख लें। अच्छा, रेड्डी आगे चल रहे हैं, सोमशेखर रेड्डी बेल्लारी से आगे चल रहे हैं। सोमशेखर रेड्डी बेल्लारी से आगे चल रहे हैं। वरुणा सीट से सिद्धरामैया के बेटे आगे चल रहे हैं, यानी अभी तक वीआईपी कैंडिडेट सारे आगे चल रहे हैं। शिकारीपुरा से येदियुरप्पा बीजेपी के सीएम उम्मीदवार आगे, बादामी से मुख्यमंत्री सिद्धरामैया आगे, और वहीं एचडी कुमारस्वामी अपनी सीट रामपुरा से आगे चल रहे हैं। सिद्धरामैया के बेटे भी आगे चल रहे हैं, और रेड्डी, जानकारी दे दूं, सोमशेखर रेड्डी, आपको मालूम होगा, दर्शकों को बता दो, ये वरुणा वही सीट है जहां से येदियुरप्पा के बेटे भी चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन आखिरी वक्त पर उनका टिकट कटा। और कहा यह जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री को डायनेस्टी के खिलाफ बोलना था। अगर माफ कीजिएगा, येदियुरप्पा के बेटे खुद चुनाव लड़ रहे होते तो शायद उनको मुश्किल होती नरेंद्र मोदी को, तो आखिरी वक्त पे उनका टिकट कटा और वो फ्रे से बाहर हो गए। बिल्कुल, 8:16 हुए हैं। 8 बजे कर्नाटक में वोटों की गिनती शुरू हुई है, और 16 मिनट के अंदर देखिए 63 सीटों के रुझान हमारे पास आ चुके हैं। कांग्रेस ने शुरुआती बढ़त बनाई है, बीजेपी 23 सीटों पर है, लेकिन कांग्रेस 5 सीटें आगे 28 पर और जेडीएस 12 पर। अभी भी कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी तो है, लेकिन अगर यही स्थिति रहती है तो बीजेपी और जेडीएस मिलकर कांग्रेस से आगे निकल सकते हैं। लेकिन जेडीएस तो शैलेश जी ये बोल चुका है कि हम कांग्रेस के साथ जाना पसंद करेंगे। आपको लग रहा है अभी भी जेडीएस बीजेपी के साथ हो सकता है चली जाए? जेडीएस के बारे में अभी कोई भविष्यवाणी ठीक नहीं है। जहां वो जाएंगे, अगर बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति में आ जाएगी, मतलब उतनी सीटों का अंतर रह जाएगा जो जेडीएस से पूरा हो सके, तो बीजेपी आजकल जिस मोड में है कि किसी भी तरह से उनको अपने साथ मिलाओ। 2 राज्यों में वो पहले कर चुके हैं, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, सरकार नहीं बनाई गोवा में। तो ठीक वही स्थिति जो है वो
कर्नाटक में भी होगी। अगर कांग्रेस पूर्ण बहुमत में नहीं आती है तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस किसी भी हाल में सरकार बना पाएगी। कुर्बान अली साहब, ये मुझे बताइए कि बीजेपी पूरी ताकत लगा देगी कांग्रेस को किसी भी तरह सत्ता से बाहर रखने के लिए? बिल्कुल। आपको लगता है वो त्याग करेगी, सैक्रिफाइस करेगी जो कांग्रेस करने को तैयार होगी कि हम सिद्धरामैया को सीएम नहीं बनाएंगे, दलित सीएम बना देंगे? मैं जितना कुमारस्वामी की राजनीति को समझ सका हूं अब तक, उसमें जो शैलेश जी कह रहे हैं मैं उससे सहमत हूं। और मैं तो पहले से आपसे कह रहा हूं कि पहले भी वो रह चुके हैं और कुमारस्वामी का पहला फर्स्ट लव बीजेपी है, जबकि उनके बाप देवेगौड़ा साहब का कांग्रेस। तो ये वहां पे है मामला। और अगर ऐसी सूरत बनती है तो बीजेपी की भी पूरी कोशिश होगी और कुमारस्वामी की भी कोशिश होगी कि मिलकर सरकार। गोपाल कृष्ण अग्रवाल बीजेपी से आ गए। सुकेश एक सेकंड बस। गोपाल कृष्ण अग्रवाल अभी तो मुस्कुरा रहे हैं, 30-30 हो गया, कांग्रेस 30, बीजेपी 30, जेडीएस 16। फिलहाल देखिए बीजेपी ने कांग्रेस की साथ बराबरी हासिल कर ली है। कांग्रेस ने शुरुआती बढ़त बनाई थी, लेकिन अब देखिए 30 और 30 कांटे की टक्कर बीजेपी और कांग्रेस में। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 30-30 और 16। अगर 30-30 रहता है तब सारी अभी भी देखिए किंग मेकर जेडीएस हो सकता है। अगर यही स्थिति रहती है तो प्रोजेक्शन ये बनेगा किसी भी पार्टी को अपने दम पर बहुमत नहीं मिलेगा। और 16 सीटों के हिसाब से, अगर इसी प्रोजेक्शन के हिसाब से जेडीएस आगे चलती है तो किंग मेकर हो जाएगी। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, जेडीएस तो बोल रही है हम कांग्रेस के साथ जाएंगे। नहीं, वो कुछ भी बोले, अगर वो तब होगा जबकि भाजपा को बहुमत नहीं मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त है कि जो विजय है वो भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में जनता वहाँ पे वोट दिया है और भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार वहाँ। जगदीश शेट्टर आगे चल रहे हैं, पूर्व सीएम जगदीश शेट्टर आगे चल रहे हैं। अभी फिलहाल देखिए जितने भी वीआईपी उम्मीदवार हैं, जितने भी बड़े बड़े चेहरे हैं, वो सारे के सारे आगे चल रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है अभी किसी के लिए उस लिहाज से चिंता की बात नहीं है। लेकिन हाँ, बीजेपी और कांग्रेस दोनों खेमों में इस समय बेचैनी होगी। सुकेश, दिल की धड़कनें बड़ी होंगी क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों 30-30 पर और जेडीएस 16 पर, यानी अभी भी सत्ता की चाबी ऐसा लग रहा है जेडीएस के हाथ में हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है। और आपने कहा धड़कनें बड़ी होगी, चाहे आप कितने भी मैच्योर पॉलिटिशियन हो। ये परीक्षा का परिणाम है, तो उसमें कितना भी होशियार विद्यार्थी हो उसको एंग्जाइटी होती है कि क्या होने वाला है। मुझे आपने कहा कि कांग्रेस जो है उसने सैक्रिफाइस करने का मन बना लिया है। मुझे आपत्ति है सैक्रिफाइस सब। ये किस तरीके का सैक्रिफाइस है कि हम अगर कोई दलित सीएम के लिए वो तैयार हो गए तो हम दलित सीएम बनाने के लिए तैयार हैं। ये सैक्रिफाइस नहीं है। नहीं, सैक्रिफाइस ये पॉलिटिकल सैक्रिफाइस इस लिहाज से सिद्धरामैया के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। और मैं इसलिए कह रहा हूँ सैक्रिफाइस क्योंकि सिद्धरामैया के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और सिद्धरामैया के नेतृत्व में चुनाव अगर लड़े और जीते और उसके बावजूद सिद्धरामैया अगर अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार हो जाते। मानक जी 2013 में भी जीते नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे मतलब सबसे बड़ी पार्टी भी बने तब भी बेगर्स कांट बी चूजर्स। सिद्धरामैया दोनों सीट से आगे चल रहे हैं। 32, कांग्रेस एक बार फिर आगे हो गई है। कांग्रेस 32 सीट, बीजेपी 30, जेडीएस 16। और फिलहाल खबर यह सिद्धरामैया चामुंडेश्वरी और बादामी दोनों सीटों से आगे चल रहे हैं। येदुरप्पा शिकारीपुरा से आगे हैं, एचडी कुमारस्वामी अपनी सीट रामपुरा से आगे, बेल्लारी ब्रदर्स के सोमशेखर रेड्डी भी आगे चल रहे हैं, सिद्धरामैया के बेटे भी अपनी सीट से आगे चल रहे हैं वरुणा से यतीन्द्र। यानी कुल मिलाकर अभी तक कोई भी बड़ा उलटफेर कर्नाटक विधानसभा चुनाव में देखने को हमें नहीं मिला है। कांग्रेस 32, बीजेपी 30, जेडीएस 16, कांटे की टक्कर। यानी सारे के सारे एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल भी काफी हद तक सही साबित फिलहाल हो रहे हैं। शुरुआती रुझान हुए, अभी सिर्फ 20 मिनट हुए। शुरुआती रुझान में कांग्रेस थोड़ा सा तो आगे है, लेकिन कांटे की टक्कर। एक बार फिर से जैसा मैंने पहले कहा, ऐसा ना हो गीता भट्ट कि 38 कांग्रेस फिर आगे हो गई है। कांग्रेस 38 सीटों के साथ बीजेपी से फिर आगे निकल गई है और जेडीएस 16 पर ही है। अगर कांग्रेस बीजेपी से आगे भी निकल जाती है और 5, 7, 10 सीटों का फर्क रहता है और सत्ता की चाबी जेडीएस के हाथ में रहती है, तब एक बार फिर से खुला मैदान होगा। हालांकि जेडीएस कह रही है वो कांग्रेस के साथ जाना पसंद करेगी, लेकिन हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि बीजेपी के साथ जेडीएस के जाने की ज्यादा संभावना है, क्योंकि एचडी देवेगौड़ा नहीं, कुमारस्वामी तय करेंगे कि जेडीएस भविष्य में क्या करेगी। एचडी देवेगौड़ा कांग्रेस के समर्थन में माने जाते हैं, जबकि एचडी कुमारस्वामी बीजेपी के साथ जाने के पक्षधर हैं। जगदीश शेट्टर बीजेपी के पूर्व सीएम धारवाड़ से आगे चल रहे हैं और ईश्वरप्पा बीजेपी के ही शिमोगा से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस 38, बीजेपी 31, जेडीएस 16। 85 सीटों के रुझान 222 में से हमारे पास है। बस 112 के आंकड़े पर नजर रखिएगा। जिस पार्टी ने सबसे पहले 112 का आंकड़ा छू लिया
वही सत्ता बनाने के करीब पहुंच जाएगी, क्योंकि ये रुझान है। नतीजों में जब तक तब्दील होंगे तब तक कहा नहीं जा सकता, लेकिन जो रुझान है उनमें भी सबकी दिलचस्पी रहती है, क्योंकि ज्यादातर रुझान सही रहते हैं। ज्यादातर अभी जो देख के लग रहा है, उससे लग रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों जो है 90-95 के आसपास सिमट जाएंगे, और जो बची हुई 40-42 सीटें हैं वो जेडीएस के पास रहेंगी, जो अभी तक 41-32 बहुत फर्क हो गया है। तो 9 सीट आगे निकल गई कांग्रेस, 41 सीटों पर कांग्रेस आगे, बीजेपी 32 पर आगे और जेडीएस 16। अभी भी 32 और 16 मिलकर 48 होते हैं। मैं अभी भी ये गिनती इसलिए शैलेश जी करता चल रहा हूं क्योंकि अगर किसी भी सीट को पार्टी को बहुमत नहीं मिला और इंडिपेंडेंट से उनका काम नहीं चला, तो फिर जेडीएस के बिना सरकार नहीं बनेगी। जेडीएस के बिना सरकार नहीं बनती है। तो गोपाल कृष्ण अग्रवाल, जेडीएस तो कांग्रेस के साथ जाने की बात कर चुकी है और कांग्रेस भी झुकने को तैयार है, दलित सीएम दे देंगे। आप क्या करने को तैयार है जेडीएस के लिए? नहीं, देखिए, ये जो कॉम्प्रोमाइज करती है कांग्रेस, शुरू से उन्होंने हार स्वीकार कर लिया। 2 जगह तो पहले उनके सीएम कैंडिडेट खड़े हुए, फिर अभी रिजल्ट के एग्जिट पोल हुए थे, उसी दिन कह रहे हैं कि दलित सीएम के लिए सिद्धारमैया कह रहे हैं मैं छोड़। अगर आपको इतना ही प्रेम था, दलित प्रेम दिखाना था, तो पहले बोलते, पहले ही नहीं होते। तो अल्टीमेटली ये कॉम्प्रोमाइज की राजनीति वो करते हैं और इसको त्याग बताने की कोशिश करते हैं। और यह आज नहीं है, पहले भी कांग्रेस का कल्चर ऐसा है। वो नहीं, लेकिन गोपाल कृष्ण अग्रवाल, जो जीता वही सिकंदर। कांग्रेस 44 पर आगे है, बीजेपी 34 पर आगे है, जेडीएस 16 पर आगे है। अगर जेडीएस और कांग्रेस मिलकर सरकार भी बना लेते हैं तो जीती कांग्रेस ही मानी जाएगी, जेडीएस जीती मानी जाएगी, आप हारे हुए माने जाएंगे गोपाल कृष्ण अग्रवाल। अभी भी 10 सीटों का फर्क है, 44 पर कांग्रेस है और जेडीएस कह चुकी है कांग्रेस के साथ जाएंगे। नहीं, देखिए, इलेक्शन में हार जीत जनता के हाथ में होता है, तभी तो इलेक्शन में जनता का परीक्षा होती है। और लेकिन पूरी तरह से मेहनत और आश्वस्त जनता की परीक्षा नहीं होती है, नेताओं की होती है। जनता पार्टी काम कर रही है, उसका स्पष्ट जनता परीक्षा लेती है। ये बात है, हम लोग कॉन्फिडेंट है कि वहाँ पे सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, क्योंकि कांग्रेस का जो मिसरूज है वह महत्वपूर्ण है। उन्होंने चाहे विषय कितना ही डिबेट किया हो। ठीक है, गोपाल कृष्ण अग्रवाल, 1-1.5 घंटा और आप उम्मीद लगाए रखिए, 1-1.5 घंटा और उम्मीद लगाए रखिए, क्योंकि आंकड़े फिलहाल आपके पक्ष में नहीं है। आप आंकड़ों के उलट भी दावा 1-1.5 घंटा और कर सकते हैं। गीता भट्ट कुछ करें। जो अभी जेडीएस का कांग्रेस के समीकरण की आप बातें कर रहे हैं, जो उन्होंने जो लगाई कंडीशन लगाई है कि जो दलित मुख्यमंत्री की, ये भी ध्यान में रखना है कि जब 2013 में जब कांग्रेस इलेक्शन जीती थी, उस समय भी मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम जोरों शोरों से चला हुआ था। लेकिन जब सीएलपी की मीटिंग के बाद जब बाहर आए लोग, तो उसमें सिद्धारमैया जी मुख्यमंत्री बन गए। तो कांग्रेस के अंदर जो मतलब क्या इस समय चल रहा है, कहना बड़ा मुश्किल है। वो कह क्या रहे हैं और चाहते क्या है? नहीं, देखिए, गीता भट्ट कोई भी बने, मल्लिकार्जुन खड़गे बने या उनकी पार्टी में और भी दलित नेता है कांग्रेस में, किसी और को बनाए। जी परमेश्वर है, पिछली बार वो चुनाव हार गए थे, जो कि अध्यक्ष है वहाँ। मुनियप्पा कई बार के सांसद है, तो मन में लड्डू फूटा, वो चल रहा है, पता नहीं। अगर आप वोट शेयर भी देखें, 2014 कांग्रेस 54, बीजेपी 43। कांग्रेस ने लगातार लीड बनाई हुई है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 54 सीटों को पार कर चुकी है, बीजेपी 43 पर अटकी है और जेडीएस 16 पर। यानी अभी भी ऐसा लग रहा है कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर सकती है कर्नाटक में। अगर ऐसा हुआ, बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। लेकिन इस स्थिति में भी देखना यह होगा, क्या 112 का आंकड़ा अभी ऐसा लग रहा है? कांग्रेस अगर 54 के हिसाब से ही आगे चलती है, 58, कांग्रेस 58 हो गई है, बीजेपी 45, जेडीएस 16। अगर कांग्रेस 58 के हिसाब से ही आगे चलती है, तो फिर हो सकता है बहुमत के बहुत करीब पहुंच जाए। प्रेमचंद मिश्रा, अगर अपने दम पर बहुमत नहीं मिला, हालांकि आप सबसे बड़ी पार्टी है फिलहाल प्रेमचंद मिश्रा, और जेडीएस की जरूरत नहीं पड़ी, तो हो सकता है इंडिपेंडेंस से आपका काम चल जाए। लेकिन फिलहाल इंडिपेंडेंस में कोई है नहीं, अभी सिर्फ जेडीएस है। यानी जेडीएस को आपको साथ लेना ही पड़ेगा। अगर थोड़ी बहुत सीटों की जरूरत पड़ी प्रेमचंद मिश्रा, तो फिर तो सिद्धारमैया ही सीएम बनेंगे। क्यों? देखिए, तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर चर्चा चुनाव परिणाम पूरे आने के बाद ही संभव है। इन तरह के अटकलबाजियों को हम खारिज भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अस्थायी सरकार देना चाहती है। हमने जनता के बीच में अपने कामों को रखा है और हमें पूरा भरोसा है कि हमें पूर्ण बहुमत प्राप्त होगा। अगर मगर की बात अगर 2-3 घंटे के बाद करें तो ज्यादा बेहतर है। अभी जिस हिसाब से ट्रेंड आ रहे हैं हमारे पक्ष में है और हम बहुमत की ओर बढ़ रहे हैं, और मेरा पूरा विश्वास है
कांग्रेस अपने बलबूते 2-2.5 घंटे इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी प्रेमचंद मिश्रा। हमें लगता है 58 हो गया, कांग्रेस 47 बीजेपी है, जेडीएस 16 पर है, 8:30 के करीब हो रहा है। सिद्धारमैया दोनों सीटों से पीछे हो गए हैं। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इस समय प्रेमचंद मिश्रा, आपके लिए बुरी खबर भी है। सिद्धारमैया दोनों सीटों से पीछे हो गए। अगर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनती है और सिद्धारमैया दोनों सीटों पे हार जाते हैं, अगर हार जाते हैं क्योंकि पीछे चल रहे हैं वो, फिर तो कांग्रेस के लिए बड़ा आसान हो जाएगा सिद्धारमैया की जगह एक दलित सीएम को आगे कर देना। लेकिन फिलहाल अभी जल्दबाजी है कहना। सिद्धारमैया दोनों सीटों से आगे थे, फिलहाल पीछे चल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस अभी भी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 58 सीटों के साथ है, 47 पर बीजेपी है, जेडीएस 16 पर है। कुर्बान अली साहब, मैं प्रेमचंद मिश्रा साहब से सवाल करना चाह रहा था कि अभी वो कह रहे थे कि जेडीएस सेक्युलर पार्टी है और अगर वो बीजेपी के साथ सरकार बनाती है तो फिर भी सेक्युलर रह जाएगी क्या? देखिए, मैंने ये कहा कि जेडीएस देवगौड़ा जी के नेतृत्व वाली जो पार्टी है वो सेकुलर मिजाज की पार्टी है मिजाज, और उसने कई बार इस चीज को प्रमाणित भी किया है, दोहराया भी, और देवगौड़ा जी को हमने अपने समर्थन से प्रधानमंत्री का भी बनने का अवसर दिया है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं और हमारे बीच में एक इक्वेशन भी बना हुआ है। कहीं न कहीं राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में देवगौड़ा जी कांग्रेस के साथ खड़े भी रहे हैं, वैचारिक स्तर पे कहीं न कहीं निकटता है। ठीक है, उस आधार पे मैंने उन बातों को कहा। चलिए ठीक है। देश में सेकुलर मिजाज के कई नेता हैं। नीतीश कुमार सेकुलर मिजाज के नेता है, मायावती सेकुलर मिजाज की है और कुमार स्वामी बीजेपी के साथ सरकार बनाने के बावजूद भी सेकुलर मिजाज के हैं। जब तक बीजेपी के साथ है तब तक सेक्युलर नहीं है, और बीजेपी के साथ छोड़कर जब आपके साथ आ जाते हैं तब सेक्युलर हो जाते हैं। लेकिन कांग्रेस 57, बीजेपी आगे निकल गई है। बीजेपी अब 63 सीटों के साथ आगे निकल गई है, कांग्रेस 57 पर आ गई है, जेडीएस 13 पर है। अब बीजेपी कांग्रेस से कर्नाटक विधानसभा चुनाव में आगे निकल गई है। 63 बीजेपी, कांग्रेस 57, जेडीएस 13, 133 सीटों के रुझान हमारे पास आ गए। 63 सीटों पर बीजेपी आ गई और गोपाल कृष्ण अग्रवाल बीजेपी से हमारे साथ हैं। उनके चेहरे पर देखिए मुस्कान कितनी बड़ी हो गई है। हालांकि दिल की धड़कनें अभी भी बड़ी होंगी, लेकिन गोपाल कृष्ण अग्रवाल बहुत देर बाद आपको मुस्कुराने का मौका मिला। अगर सबसे बड़ी पार्टी बने और सरकार नहीं बनी, बहुमत का आंकड़ा नहीं मिला गोपाल कृष्ण अग्रवाल, तब जेडीएस को साथ लेना पड़ेगा। जेडीएस 13 पर आ गई है। अभी भी जेडीएस की इंपॉर्टेंस आप नकार नहीं सकते। नहीं, ये तो जेडीएस की इम्पोर्टेंस कर्नाटक के पॉलिटिक्स में है, रहेगी और थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। मैंने कहा पूरी तरह से हम लोगों ने इलेक्शन बड़ी मजबूती से लड़ा है। शुरू से हम आश्वस्त थे क्योंकि कांग्रेस के मिसरूल को वहाँ पे जनता ने देखा है, समझदार है। अच्छा, एक बात बताइए, अंडर करेंट था गोपाल कृष्ण अग्रवाल, एक बात बताइए, आपकी फिलहाल 63 सीटों पर लीड है, कांग्रेस की 57 है, जेडीएस की 13 है। आप सबसे बड़ी पार्टी फिलहाल हैं, लेकिन इसके बावजूद जैसा जेडीएस कह रही है, अगर वो कांग्रेस के साथ चली जाए और आप सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद सत्ता से दूर रह जाए, आप ठगा हुआ महसूस करेंगे क्या गोपाल कृष्ण अग्रवाल? लगता है उन तक हमारी आवाज नहीं जा रही है। गीता भट्ट, हाँ जी, क्या ठगा हुआ महसूस करेगी बीजेपी अगर सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद सरकार कांग्रेस और जेडीएस बना ले? देखिए, ये जो राजनीतिक समीकरण तो जो राजनीतिक दल हैं वो अपने आप में निश्चित करेंगे, लेकिन ये देखने की बात है यहाँ कि कांग्रेस ने जिस तरह से वहाँ 5 साल शासन किया कर्नाटक में, और जिस तरह से उन्होंने वहाँ सरकार चलाई, जो वहाँ आप ये देखिए वहाँ का जो 59, कांग्रेस 59 हो गया है, बीजेपी 67। अभी भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है। प्रेमचंद मिश्रा, वैसे आप ज्यादा मुस्कुराते नहीं है। अक्सर हमने आपको देखा है, जब भी आप आते हैं हमारे शो पर, आप मुस्कुराते वैसे भी नहीं है, चाहे हार हो या जीत हो, मुद्दा कोई भी हो। लेकिन आज देखिए प्रेमचंद मिश्रा, मैं ये चाहता हूं आप मुस्कुराते रहिए ऐसे ही प्रेमचंद मिश्रा, ताकि कुछ पता तो चले आपके मन में क्या चल रहा है। कांग्रेस 59, बीजेपी 67, आप पीछे हो गए। मेरे मन में ये चल रहा है, ये शुरुआती रुझान है। 1 घंटे 1.5 घंटे प्रतीक्षा कर ले, कांग्रेस की सरकार दोबारा कर्नाटक में बनने जा रही है, आप निश्चिंत रहें। ठीक है, आपकी चिंता को मैं दूर करता हूं। ठीक है, लेकिन एक चीज और बताइए, सरकार बनेगी। एक चीज और बताइए, अगर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी हुई, कर्नाटक में हम नहीं चलने देंगे, वो सारे इंतजाम हमने कर लिए हैं। ठीक है, गोपाल कृष्ण अग्रवाल आ गए। गोपाल कृष्ण अग्रवाल 67 सीटों के साथ आप सबसे बड़ी पार्टी है फिलहाल। 59 कांग्रेस है, जेडीएस 16। अभी भी कांग्रेस जेडीएस मिलकर आपसे आगे निकल जाते हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, अगर कांग्रेस और जेडीएस मिल गए और आप सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद पीछे रह गए, तो क्या आप ठगा हुआ महसूस करेंगे?
नहीं, बिल्कुल नहीं। हम जनता को, इलेक्शन को जनता का आशीर्वाद मानते हैं। उसकी जो मनस्थिति होगी उसी तरह से मान के चलते हैं। इलेक्शन के रिजल्ट कुछ भी हो, बीजेपी 81, लेकिन हम बीजेपी धीरे धीरे अब देखिए उसी स्पीड से आगे बढ़ती जा रही है जिस स्पीड से उसने कांग्रेस पर बढ़त बनाई थी। बीजेपी 81, कांग्रेस 75, जेडीएस 16, यानी कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर तो है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ओपिनियन पोल भी कह रहे थे कांटे की टक्कर होगी, एग्जिट पोल भी कह रहे थे कांटे की टक्कर होगी, और अब देखिए जो नतीजे आ रहे हैं, रुझान वो भी यही कह रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। शुरू में कांग्रेस आगे थी। ग्राउंड लेवल की रिपोर्ट यही है। एक सेकंड गोपाल कृष्ण अग्रवाल, बीजेपी 81 पर आगे, कांग्रेस 75 पर आगे और 16 पर जेडीएस आगे। मैंने सवाल ये पूछा था गोपाल कृष्ण अग्रवाल, सवाल मेरा ये था बीजेपी 81 पर तो है, लेकिन अभी भी कांग्रेस 75 और जेडीएस 16, ये मिलकर 91 होता है। अगर ये दो मिलकर सरकार बना लें और आप सबसे बड़ी पार्टी रह जाएं, तब आपको बुरा नहीं लगेगा? नहीं, बुरा इलेक्शन का रिजल्ट अगर हमारे फेवर में नहीं आएगा तो बुरा तो लगता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हम पूरी तरह से जमीनी स्तर पे आश्वस्त हैं कि वहाँ पे जनता ने कांग्रेस के अगेंस्ट मैंडेट दिया है, और जब अगेंस्ट मैंडेट देते हैं तो इस तरह के गठबंधन नहीं होते, कॉम्प्रोमाइज। सिद्धारमैया बादामी सीट पर आगे निकल गए। फ्यूचर भी देखना होता है लोगों को। ठीक है, सिद्धारमैया एक सीट पर बादामी पर आगे निकल गए हैं, चामुंडेश्वरी से पीछे चल रहे हैं। वो 2 सीट पर सुकेश जो सिद्धारमैया लड़े, वो शायद इसीलिए लड़े क्योंकि अगर अपनी सीट हार जाए और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन जाए, जिस तरह की संभावना भी जताई जा रही थी, ऐसा ना हो कि सबसे बड़ी पार्टी बनकर या जीतकर भी वो सीएम ना बने। नहीं हो सकता है, लेकिन उनका कहना यह है कि, और बहुत कटाक्ष किया था उन्होंने प्रधानमंत्री पे, कि प्रधानमंत्री गुजरात से भी लड़े थे, बनारस से भी लड़े थे। क्या उनको हारने का डर था? तो 2 अलग अलग इलाकों से चुनाव लड़कर शायद वहां प्रभावित करने की कोशिश की होगी, ऐसा उनका मानना है, क्योंकि उनका ही चेहरा था। राहुल गांधी कैंपेन बहुत किया उन्होंने, लेकिन चेहरा सिद्धारमैया का था, अपने काम के बल पे वो वहां वोट मांग रहे थे, ऐसा उनका मानना है। तो देखना पड़ेगा अभी बादामी सीट। हालांकि बार बार अमित शाह ये कह रहे हैं और बहुत खम ठोक कर ये लगातार कह रहे हैं कि दोनों सीटों से सीएम ही हारेंगे। तो आप जो 120 सीट या जो भी 115 सीट उनको दे रहे हैं, उनको मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि उनका असेसमेंट ये है कि शायद वो 60 के नीचे रह जाए कांग्रेस पार्टी। लेकिन फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस में जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। आप देखिए बीजेपी 81 पर आगे है और कांग्रेस सिर्फ 3 सीटें पीछे है, जेडीएस 23 पर। यानी इस स्थिति में जेडीएस किंग मेकर हो सकती है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने हो सकता है कि अब जेडीएस के नेताओं से संपर्क साधना भी शुरू कर दिया हो। एचडी कुमारस्वामी अपनी सीट बचाते हुए दिख रहे हैं, आगे चल रहे हैं, और हो सकता है जेडीएस के अंदर भी अब ये विचार, ये मंथन शुरू हो गया हो अगर कि ज्यादा फायदा। मुझे लगता है मानक वो सिंगापुर में थे तो सिंगापुर में फोन गया होगा। हाँ, ये सुबह 8:30 बजे आ गए, रात में वापस आ गए। हाँ, सुबह 8:30 बजे पोस्टल बैलेट देख के तो फोन नहीं गया, लेकिन मुझे लगता है अगर संपर्क होना होगा तो कल सिंगापुर में संपर्क हो चुका। वाकई ये तो T20 मैच की तरह हो गया है सुकेश। 80 पर बीजेपी आगे है, 79 पर कांग्रेस आगे, यानी बिल्कुल कांटे की टक्कर, नेक एंड नेक जिसे कहते हैं। 80-79, पहले कांग्रेस शुरू में आगे थी, लेकिन उसके बाद अब बीजेपी ने थोड़ी सी बढ़त बनाई हुई है, पर यह बढ़त बनी हुई है। बीजेपी अभी भी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में फिलहाल नजर आ रही है और 182 सीटों के रुझान आ गए। ये आंकड़े देखकर आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब सिर्फ 40 सीटों के रुझान और बचे हैं। 40, 112 का बहुमत का आंकड़ा है। 40 में से कम 30 सीटें अब बहुमत का आंकड़ा छूने के लिए दोनों पार्टियों को चाहिए, तब कह सकते हैं कि हम अकेले अपने दम पर सरकार बनाएंगे, लेकिन लग नहीं रहा है। बीजेपी 80, कांग्रेस 79, जेडीएस 23, अभी भी सत्ता की चाबी ऐसा लग रहा है जेडीएस के हाथ में है। इसी प्रोजेक्शन से चले तो जेडीएस तय करेगा अगली सरकार किसकी होगी। शिकारीपुरा से एक बार फिर बता दें, बीजेपी के सीएम उम्मीदवार येदियुरप्पा अपनी सीट बचा रहे हैं। सिद्धारमैया बादामी पर आगे हैं, चामुंडेश्वरी पर पीछे है, एचडी कुमारस्वामी रामनगर सीट से आगे, तीनों मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार। जेडीएस पहले ही कह चुकी है कि अगर दलित सीएम होगा हम कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे। कौन दलित सीएम बनाएंगे प्रेमचंद मिश्रा? कौन बनेगा दलित सीएम? ये तो पार्टी के विधायक तय करेंगे, पार्टी हाईकमांड तय करेगा, इसलिए इस पर थोड़ा अभी प्रतीक्षा करिए। ये मैंने एक सोच, हमारे सिद्धारमैया जी ने अपनी सोच प्रकट की कि अगर हम ऐसी स्थिति कुछ बने या कुछ भी परिस्थिति हो, हम एक दलित सीएम को पसंद करेंगे।
लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी कभी ये कहने की स्थिति में है कि वो दलित पीएम को एक्सेप्ट करनी चाहती है या कोई दलित सीएम बनाना चाहती है? तो ये हमारे और बीजेपी के कार्यकर्ता। ठीक है प्रेमचंद मिश्रा, मैं चाहता हूं आज आप एक चीज और कह दीजिए, हालांकि अभी नतीजे साफ नहीं है। प्रेमचंद मिश्रा, एक चीज और कह दीजिए कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को टक्कर देने की स्थिति में आ गए हैं। गुजरात के बाद अब कर्नाटक में भी कड़ी टक्कर नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी दे रहे हैं, ये तो आप कह सकते हैं। देखिए, ये तो पूरा देश कह रहा है कि श्री राहुल गांधी जी के प्रति लोगों का समर्थन और विश्वास बढ़ा है और उन्होंने कठोर परिश्रम किया है, जनता से जुड़े के सवालों को उठाते रहे, पूरे देश का भ्रमण कर रहे हैं और जनता खासकर युवा वर्ग अब आकर्षण की तरफ उनकी तरफ आकर्षित हुआ है। उनको लग रहा है कि ये आदमी सच्चाई के रास्ते पर देश को ले जाने वाला एक नेता मिला है, जो झूठे वादे नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, जुमलेबाजी नहीं करता है। ठीक है, शिक्षा रोजगार की जरूरत है। ठीक है, ठीक है। बीजेपी चाहती है माना कि ये पूरा चुनाव जो है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शंस में बदल जाए और कांग्रेस मुझे लगता है कि इस ट्रैप में फंसती जा रही है। देखिए, नरेंद्र मोदी से सीधा सीधा मुकाबला करने की हालत में राहुल गांधी नहीं है। हाँ, वो कुछ मायने में नरेंद्र मोदी अभूतपूर्व नेता है। हाँ, ही इज अ वेरी गुड ऑरेटर। हाँ, लगातार वो चुनाव जीत रहे हैं, तो वो जनता वर्सेस मोदी अगर करें तब तो आप उनको रोक भी पाए। सुकेश, फॉर्म में अगर ले जाएंगे तो शायद कांग्रेस का नुकसान है। सुकेश, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदली है, सिद्धरामैया को आगे किया है, राहुल गांधी उनके पीछे थे। यानी अगर 1-to-1 फाइट जैसे कांग्रेस चाह रही है हो, तो कांग्रेस का जो स्थानीय चेहरा है, मैं सेंट्रल लेवल की बात कर रहा हूं कि जब जो आप आम चुनाव की बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी हैज अराइव्ड इन लाइफ, अगर उनको आप नरेंद्र मोदी के सामने रखेंगे तो शायद ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ इलेक्शंस होगा और बीजेपी चाहती है कि नरेंद्र मोदी के सामने राहुल गांधी खड़े हो जाए और राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में तुलना होगी तो शायद लोग ये कहेंगे कि नरेंद्र मोदी बेहतर है राहुल गांधी से। ये एक मैसेज नरेंद्र मोदी की तरफ से देने की कोशिश होगी, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश होगी और इसलिए विपक्ष चाहता है कि हर जगह वो अलग अलग चेहरे से लड़े। वो जनता वर्सेस मोदी कर दिया जाए कि जनता को क्या कहा था, क्या वादे किए थे, क्या पूरे हुए, तब जाकर वो 83 बीजेपी, कांग्रेस 78 और जेडीएस 25। अभी भी देखिए कांटे की टक्कर कर्नाटक में दिखाई दे रही है। 186 सीटों के रुझान आ गए। बीजेपी अभी भी सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई दिख तो रही है, लेकिन बहुमत से दूर है। अभी भी 22 और 14 36 सीटों के रुझान बाकी हैं। इन 36 में से अभी भी करीब 25 से 30 सीटें अगर दोनों पार्टियों में से कोई भी नहीं आगे निकलती है, उन पर येदियुरप्पा दिख रहे हैं। येदियुरप्पा ये देखिए, जो कि अपनी शपथ ग्रहण की तारीख 17 तारीख 2 दिन बाद और समय सब तय करके बैठे हुए हैं। जो लोग नहीं जानते हैं येदियुरप्पा के बारे में, वो पूजा पाठ में बड़ा यकीन रखते हैं। हाँ, बहुत वास्तु शास्त्र में बड़ा यकीन रखते हैं। तो आप देख लीजिए कि वैसे अमूमन कोई भी अच्छा काम करने के पहले हमारे यहाँ ये परंपरा है कि आप मंदिर जाते हैं या अपने घर के मंदिर में जाकर आप आशीर्वाद लेते हैं भगवान का, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा यकीन रखते हैं। दरवाजे की एंट्री, घर की एंट्री किधर से होनी चाहिए, वास्तु दोष न हो, इस सब का ध्यान इनके मुख्यमंत्री काल में भी बहुत सारे किस्से हैं सुकेश, जो हमें आज तक याद हैं, जिनके लिए इन पर अंधविश्वासी होने का टैग भी लग गया था। लेकिन कुर्बान अली 84 बीजेपी, कांग्रेस 77, जेडीएस 25। आपके हिसाब से एचडी कुमारस्वामी बीजेपी के साथ जाएंगे? अगर ऐसा हुआ तो फिर तो बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही। नहीं, मैंने कहा कि कुमारस्वामी तोलेंगे, उसको फायदा कहाँ रहता है, क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है। और जाहिर है कि अगर बीजेपी के साथ फायदा मिलेगा और बीजेपी इसके लिए हमेशा तैयार रहती है। मगर मैं यहाँ एक प्रेमचंद मिश्रा भी कह रहे थे कि दलित चीफ मिनिस्टर की बात करके कांग्रेस ने बड़ी लार्ज हार्टेडनेस दिखाई है। क्या राहुल गांधी किसी को दलित को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पेश करेंगे क्या? क्या वो इतनी लार्ज हार्टेडनेस दिखाएंगे? क्योंकि उन्होंने तो खुद अपना दावेदारी पेश कर दी है। अच्छा, एक सेकंड, बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है, देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गया है। अब अगर 112 का बहुमत का आंकड़ा है और 84 पर बीजेपी आ गए, यानी सिर्फ 28 सीट और चाहिए। सिर्फ 28 सीटों पर अगर बीजेपी और आगे निकल जाती है तो अपने दम पर कर्नाटक में सरकार बना लेगी। 22 और 14, 36 सीटें अभी भी बाकी हैं। 36 सीटों के रुझान आने बाकी है। 28 चाहिए 36 में से बीजेपी को बहुमत पाने के लिए। 112 का बहुमत का आंकड़ा, यानी 84 पर बीजेपी आगे है, 112 का आंकड़ा छूना है, 28 सीटों पर और आगे निकलना है। जो रफ्तार है उसमें 28 सीटें मिलती हुई नहीं दिख रही है। हाँ। अभी जो आंकड़े आ रहे हैं उसके हिसाब से वो तीनों तरफ बटा हुआ है। तो जो जिन सीटों के रुझान नहीं आए हैं उनको अगर अभी के प्रोपोर्शन में बांट दें तो बीजेपी बहुमत से नीचे रह जाएगी। ये बहुत साफ शुरू से गोपाल कृष्ण अग्रवाल कुछ कह रहे हैं जी। हम शुरू से कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की
देखिए, हम शुरू से करें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी क्योंकि वहाँ पे बहुत ग्राउंड लेवल पे बड़ी जबरदस्त मोदी जी की वेव है। और आप कह रहे हो राहुल के साथ कंपैरिजन कर रहे हो, राहुल की परफॉर्मेंस क्या है? एक के बाद 15 प्रदेशों में राहुल गांधी जी ने जब से कांग्रेस की कमान संभाली है, 15 प्रदेशों में कांग्रेस हारी है। और फिर आप कह रहे हो कि ये लोग। एक सेकंड गोपाल कृष्ण अग्रवाल, एक सेकंड, मैं जरा थोड़ा प्रोजेक्शन पर बात करना चाहता हूं। एक सेकंड रुकिएगा। बड़ा दिलचस्प आंकड़ा इस समय हो गया है कर्नाटक से जो हमें मिल रहा है। 187 सीटों के रुझान हमारे पास आ चुके हैं। 84 पर बीजेपी आगे, कांग्रेस 77 पर और 26 पर जेडीएस। सुकेश, अगर हम यहां से इस प्रोजेक्शन को आगे ले जाएं, ऐसा लग रहा है 100 के आसपास बीजेपी आ सकती है। 100 और कांग्रेस 90 से 95 और जेडीएस 30 से 35। अगर 100 के आसपास बीजेपी चली जाती है तो क्या जेडीएस के लिए आसान नहीं होगा बीजेपी के साथ जाना? बिल्कुल आसान होगा। जेडीएस, देखिए, जेडीएस के प्रवक्ताओं ने जो कहा हो, जेडीएस के जो सबसे बड़े नेता हैं देवेगौड़ा जी, उन्होंने जो कहा हो, लेकिन वहां डिसाइड कुमारस्वामी को करना है। वो रात में आए हैं, रात से वी आर येट टू हियर फ्रॉम हिम कि क्या कहते हैं वो। पर उनके लिए ज्यादा फायदा किसमें है सुकेश? कांग्रेस के साथ जाने में फायदा है 2019 ध्यान में रखिएगा, या फिर बीजेपी के साथ जाने में? उनके लिए 2019 क्या ध्यान में रखना है? उनके लिए कर्नाटक ध्यान में रखना है। उनके कर्नाटक में भी लोकसभा सीटों को अगर देखेंगे, वो महदूद है कर्नाटक तक। कर्नाटक में अगर वो सत्ता में आते हैं और अगर वो केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है और कर्नाटक में भी उनकी सरकार होगी, उनके लिए कुमारस्वामी को अपने पास ला पाना शायद ज्यादा आसान होगा। इसकी मास्टरी भी बीजेपी को है कि वो अपने तरफ लोगों को कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कुमारस्वामी बीजेपी के साथ जाना चाहेंगे। हम उनके नेशनल एम्बिशन को हटा दें क्योंकि वो बड़े नेशनल प्लेयर नहीं है, वो कर्नाटक तक सीमित है, महदूद है। तो देवेगौड़ा का है, उनका तो है ही नहीं। अब देवेगौड़ा का भी नेशनल एम्बिशन नहीं है। वो सोच रहे हैं कि महातिर मोहम्मद हो जाए। वो दरअसल ये चाहते हैं कि मुझे याद किया जाए कि मैं एक सेकुलर नेता था। उनकी पार्टी का नाम जनता दल सेकुलर है। मैंने राहुल गांधी को सुना था, उन्होंने कहा कि चुनना पड़ेगा, जेडीएस को बताना पड़ेगा कि उनके नाम में सेकुलर है, वो सेकुलर है कि नहीं है। तो आप बाद में उन पे कटाक्ष कर सकते हैं, लेकिन वो कटाक्ष किसी काम का नहीं होगा। अगेन इट विल बी ए मॉरल विक्ट्री। तो मॉरल विक्ट्री की 85 के बाद कोई नहीं जीता, लेकिन हमने फाइट दी बीजेपी को। ये मॉरल विक्ट्री जो है वो बहुत देर तक काम नहीं आने वाली। इस वक्त न्यूज 24 पर सबसे बड़ी खबर आज सुबह की यही है। 8:44 हुए हैं। 44 मिनट पहले वोटों की गिनती कर्नाटक विधानसभा चुनाव में शुरू हुई थी। 85 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई दिख रही है। 76 सीटों के साथ कांग्रेस दूसरे नंबर पर है और जेडीएस 26 सीटों के साथ अभी भी किंग मेकर की भूमिका में नजर आ रही है। 85 और 76 यानी कांग्रेस से 9 सीटें आगे है बीजेपी, लेकिन 112 के बहुमत के आंकड़े से अभी भी काफी दूर है। 112 का आंकड़ा छूने के लिए बीजेपी को अभी भी 27 सीटें और चाहिए। 27 सीटों पर बीजेपी को अभी और आगे निकलना पड़ेगा, जबकि अब सिर्फ 35 सीटें बाकी हैं जिनके रुझान हमारे पास आने हैं। 35 में से 27 सीटें अगर बीजेपी आगे निकल जाती है तब 112 का वो आंकड़ा छू सकती है। मुझे लगता है प्रेमचंद मिश्रा देखिए सोच में पड़ गए। प्रेमचंद मिश्रा, अब तो ऐसा लग रहा है कि आप पीछे रह जाएंगे थोड़ा सा, अगर यही प्रोजेक्शन रहता है तो। प्रेमचंद मिश्रा, और जेडीएस अगर चली गई बीजेपी के साथ। देखिए, अगर ये प्रोजेक्शन जो आप दिखा रहे, देखिए ये जो प्रोजेक्शन आप दिखा रहे हैं उसको अगर मान के चलें तब तो बहुमत किसी को नहीं मिल रहा है अगर इसी प्रोजेक्शन पर हम चलें। लेकिन अभी कई बहुत सारे बूथों के ये रुझान है। और नहीं, प्रेमचंद मिश्रा, आप कह रहे बहुमत किसी को नहीं मिल रहा है, लेकिन आप भी पहले गोवा में अरुणाचल में ये कहते रहे आप कि सबसे बड़ी पार्टी आपकी थी। आपने मेघालय में आपने कहा सबसे बड़ी पार्टी आपकी थी, इसीलिए आपका पहला स्टेक बनता था, पहला दावा बनता था। अगर बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है तब नहीं बनेगा इनके हिसाब से। ये संसदीय परंपरा का उदाहरण दिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो उस परंपरा को मानती नहीं है। वो तो ये इनके प्रकार से सरकार बना, इसलिए ये फॉर्मूला उन पर लागू नहीं होता। ये हमारा लाइन है कि बीजेपी उस पर नहीं खड़ी उतरेगी। यानी दोनों के लिए सवाल है ये। अगर प्रेमचंद जी, आपके लिए भी सवाल है, गोपाल कृष्ण अग्रवाल के लिए भी। सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का मौका मिलना चाहिए? प्रेमचंद मिश्रा, नहीं, अगर तो सबसे बड़ी पार्टी को जब आपने सबसे बड़ी पार्टी के जब आपने मणिपुर और गोवा में सरकार नहीं बनाने का अवसर दिया, तो फिर कर्नाटक में क्यों वो लोग बात करेंगे? हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, जवाब दीजिए। मानक ये है कि जिस पार्टी ने मणिपुर और गोवा में मौका नहीं दिया, जो वो कर्नाटक में क्यों देगा?
अगर स्टेक करने के पहले साथ में आके दोनों ज्वाइंट करते हैं, अगर बहुमत किसी को नहीं मिलेगा तो निश्चित तौर पर वो पॉसिबिलिटी बढ़ती है। वो पॉसिबिलिटी बढ़ती है कि जेडीएस के साथ हम बात करें। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जवाब दीजिए। होगी तो निश्चित रूप से कोई रास्ता नहीं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, संभावना से अब ये मत कहिए कि आपको पूर्ण बहुमत मिलेगा, क्योंकि अब देखिए अब रुझान काफी हद तक स्थायी होते जा रहे हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल 85 पर आप हैं, 76 पर कांग्रेस है, जेडीएस 26 पर है। आपको जेडीएस की जरूरत पड़ेगी, उसके बिना सरकार नहीं बनेगी। ऐसी कोई बात नहीं है, अभी रुझान ही है और अभी बदलाव आएंगे। अभी 1 बजे तक और 1-1.5 घंटे में स्पष्ट होगा। पहली बात मैं कह रहा हूं कि लार्जेस्ट पार्टी का तब लागू होता है जब दूसरी पार्टी उसको कोई या कोई और कैंडिडेट उसको समर्थन नहीं देते पहले, क्लेम करने के पहले। अगर क्लेम करने से पहले समर्थन मिल जाता है। As far as party is concerned, येदियुरप्पा के पुत्र इस समय कुछ कह रहे हैं, जरा सुनते हैं। Absolute majority in this election. Sir, and Congress has deployed all the senior leaders. Ghulam Nabi Azad is here, Ashok Gehlot is here. There is no question of hung assembly. Bharatiya Janata Party. BJP is in talks with JDS for this. Absolutely wrong. We are confident that BJP will get absolute majority. Sir, but Congress has brought all its top leaders. They are, holding backdoor negotiations. So how do you see this, sir? Do you think that the Congress is nervous at this point in time? No, I wish them all the best. As far as BJP is concerned, we are confident that BJP will get absolute majority. And BJP is not talking to JDS or even thinking about that as of now? No. I'm telling you, BJP is confident of absolute majority. Question of discussion with other party does not arise at all at this point of time. Thank you. Thank you, sir. Okay, तो ये येदियुरप्पा के बेटे हैं जिनका टिकट इस बार कट गया था। माना यह जा रहा था कि ये भी चुनाव में उतरेंगे, लेकिन वंशवाद का आरोप पलटकर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर ना आ जाए, इसलिए येदियुरप्पा के बेटे का टिकट काट दिया गया। लेकिन फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर, 187 सीटों के रुझान कर्नाटक से हमें मिल गए। 85 सीटों पर बीजेपी आगे है और अब बहुमत के आंकड़े से सिर्फ 27 दूर।